राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के उद्देश्य से साक्ष्य विधि पर। और साक्ष्य विधि में किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर या एक सेक्शन पर नहीं, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उन तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे जिनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कोर्ट में, यानी ऐसे तथ्य जिसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, उन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से किया गया है। जिसका एक नाम मैंने यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे लिखा हुआ विसंगत तथ्यों की सूची। नाम जो दिया गया है विसंगत तथ्यों की सूची, इस नाम के अकॉर्डिंग जो अंदर बात बताई गई है वो सामान्यतया ठीक है, एब्सोल्यूट ठीक हो या सही नहीं है, क्योंकि उन सभी तथ्यों का उल्लेख मैंने किया है जिसे साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने से प्रतिबंधित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविजंस है। एक धारा में ये बात नहीं लिखी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहाँ जहाँ ये धाराएं लिखी हुई थी उन सभी धाराओं को मैंने इकट्ठा करके एक जगह आपको समझाने का कोशिश किया है। शायद ही इस तरह का वीडियो आपको किसी भी चैनल पे उपलब्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे कोई देख करके बनाए वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल हैं आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह के वीडियो नहीं मिलेंगे जो पर्टिकुलर एक टॉपिक को कलेक्ट करके पूरे एक्ट से उसका निचोड़ निकाल करके वीडियो बनाया जाए, चाहे वो साक्ष्य विधि हो, आईपीसी, सीआरपीसी या कोई भी मेजर एक्ट हो। फिलहाल चलिए, सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर व्यक्ति एक जैसा कार्य नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, साक्ष्य विधि पे। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और न केवल प्रारंभिक परीक्षा से, इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग व्यवहार में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, खास तौर से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो आप बहुत सारे तरीके से अपने मामले को, यानी केस को आप अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं विसंगतता की बात कहाँ कहाँ की गई है। फिलहाल वीडियो को मुख्यतः बनाने का पर्पज तो परीक्षा की दृष्टि से ही है, लेकिन प्रैक्टिस के पर्पज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पे जितनी धाराओं में विसंगतता घोषित की गई है या विसंगत घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें साक्ष्य में पेश किए जाने पर रोक लगाया गया है, उन सभी का लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। धारा 23, 24, 25, 26, 43, 52, 53 का 54, 146, 155। यहाँ पे तथ्य की बात नहीं की गई है 146, 155 में। ठीक है, ये तथ्य की बात नहीं की गई है, क्वेश्चन पूछने पे रोक है। फिर भी मैंने उल्लेख कर दिया है कि चलो इसी बहाने ही ठीक दो धाराओं और आपको पता चल जाएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके अन्य पर्पज के लिए, ठीक है, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, तो उल्लेख मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक है, आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो हेडिंग डालते हो विसंगत तथ्यों की सूची और उसमें कुछ और भी कूड़ा कचरा डाल देते हो। ठीक है, ये बेवकूफ़ी वाला सोच दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसी तरह से फ़ायदा है कि जैसे आप सब्ज़ी की दुकान पे, ठीक है, सब्ज़ी की दुकान पे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आपने 4 किलो आलू, ठीक है, 4 किलो आलू तौला लिया, 2 किलो परवल तौला लिया, 2 किलो टमाटर तौला लिया। आपने परवल का दाम, आलू का दाम और टमाटर का दाम दिया है। अगर उसने धनिया और मिर्चा भी अलग से उसी में डाल दिया तो आपकी सब्ज़ी का, यानी आपकी किचन का शोभा बढ़ गया, आपको जो है अलग से लेना भी नहीं पड़ा। अन्यथा आप बिना सब्जी और किचन को इतना उपयोगी है कि बिना मिर्चा के और बिना धनिया के काम नहीं चल सकता है। उसको अलग से अगर आप वहाँ नहीं भी लेते तो अलग से लेना पड़ जाता। तो इस चीज़ को भी आपको अन्यथा तो जानना ही होगा, लेकिन मैं अगर यहीं पे बता दिया हूँ तो अच्छी बात है। चलिए, धारा 23, धारा 24। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि ये नंबर है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे अगर पीसीजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इस नंबर पे संपर्क करके
जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे इसके पहले कम से कम 12-13 वीडियो ऑलरेडी बनाए गए हैं। पूरे साक्ष्य अधिनियम का शुरू से ही वर्गीकरण करके एक एक सेक्शन करके मैंने वहाँ बताया है। पूरे साक्ष्य विधि को वर्गीकरण करके भी समझाया हूँ। इसी तरह से आईपीसी हो गया, आपका सीआरपीसी है, संविदा अधिनियम है, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, बहुत सारे विषयों पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना के डाला जा चुका है। तो आप लोग वहाँ से जा करके भी अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। और क्रैश कोर्स के बारे में और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए धारा 23, ठीक है। हाँ, अब मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अब इस चीज़ को बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग सब समझदार हैं, आपको खुद अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो खुद आप अपने इच्छा अनुसार करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे। तो बार बार ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, आपको बताना, वो काम मैं करता रहूँगा। बाकी जो आपका कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है, वो आप करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। चलिए धारा 23 पे चलते हैं। धारा 24-25 सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि यूपी एपीओ का एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल सर पे है इस समय। तो एक प्रश्न यहाँ से श्योर है पूछा जाएगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। और चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी वीडियो इस समय यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं, वो ना केवल यूपी एपीओ क्रैश कोर्स के पर्पज़ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और क्रैश कोर्स में भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक वीडियो से पूछे ही जाने हैं, क्योंकि मैं उसी विषय को चुन चुन करके बना रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले धारा 23 पे देखते हैं। धारा 23 विसंगतता का आधार बताती है, ठीक है। विसंगत, धारा 23 में विसंगत शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जब सिविल मामले में, ध्यान दीजिएगा, धारा 23 का नेचर कैसा है, सिविल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। धारा 23 इन केवल सिविल मामलों में लागू होती है, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होती है। धारा 23 में कहा गया है कि जब 2 पक्षकार आपस में इस शर्त पर सहमत होते हैं कि वो आपस में जो कुछ एक दूसरे से स्वीकार करेंगे, किस मामले को लेकर, जो विवाद है उनके मध्य, सिविल विवाद, उस विवाद में आपस में जो कुछ हुए अपने दोष को एक दूसरे से सहमत होकर स्वीकार करेंगे, उसे साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा। अगर इसी शर्त पे सहमत होते हैं कि हम भी अपने दोष को स्वीकार करेंगे, कुछ आप भी अपने दोष को स्वीकार कर लो, जिससे हम लोगों के मध्य एक समझौता हो जाए, हम लोगों का विवाद यहीं पे निपट जाए, कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी सिविल मामले में आपसी समझौते के माध्यम से, ठीक है, न्यायालय में जाने से बचने के लिए न्यायालय के बाहर सुलह समझौता करने के लिए सहमत होते हैं, और इस शर्त पे कि जो कुछ सहमति में वो अपने सिविल दोष को स्वीकार करेंगे, उसे साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा, या न्यायालय ये अनुमान कर सके कि वो लोग इसी शर्त पे ही इस तथ्य को स्वीकार किए थे कि उसका साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। तो जो कुछ वो लोग आपस में स्वीकार किए हैं, चाहे उससे सिविल समझौता सफल हुआ हो या असफल हुआ हो, उसे साक्ष्य में उनके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। यानी उस मामले में वो तथ्य उनके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसे साबित करने की छूट दे देंगे तो पता चला 2 पक्षकार या 2 पार्टियां आपस में सिविल समझौता करने के लिए, ठीक है, मामले में समझौता करने के लिए अग्रसर हुई। एक व्यक्ति ने जैसे ही अपने दोष को स्वीकार किया, दूसरा उठ खड़ा हुआ और कहा नहीं नहीं, अब मैं समझौता नहीं करूंगा, तुम खुद ना अपने दोष को स्वीकार कर लिए कि हम अवैध कब्जा किए हुए थे, अब उसी की बात को कह रहा कि ले चल के हम कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे और मामले को जीत जाएंगे। तो अगर इस तरह से डर और भय बना रहेगा व्यक्तियों के अंदर, तो समझौता करने के लिए अग्रसर ही नहीं होंगे। तो एक तरह से धारा 23 सिविल समझौते को बढ़ावा देने के लिए उनके मध्य जो स्वीकार किया जाता है अपने अपने दोष को, उसे साक्ष्य में साबित करने पे रोक लगा दी है। तो यही है धारा 23। और धारा 23 में एक एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि धारा 126 के तहत, धारा 126 के तहत अधिवक्ता और क्लाइंट के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है, उस पर क्लाइंट का विशेषाधिकार होता है कि क्लाइंट के अनुमति के बिना
अधिवक्ता उस पर साक्ष्य नहीं दे सकता और ना ही उसे साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा। लेकिन जब अधिवक्ता पे जो विशेषाधिकार है क्लाइंट का, अगर वो अपना विशेषाधिकार छोड़ दे, लिखित अनुमति दे दे कि तुम उस पर प्रश्न कर सकते हो, गवाही दे सकते हो, तो ऐसी स्थिति में क्लाइंट को गवाह बना के विवश भी किया जा सकता है बनने के लिए, और खुद वो गवाही दे भी सकता है, अधिवक्ता स्वयं से भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर अधिवक्ता के माध्यम से भी सहमति हुई है सिविल समझौता को बढ़ावा देने के लिए, तो दूसरी पार्टी अगर वो क्लाइंट अपना विशेषाधिकार छोड़ भी दे तो भी अधिवक्ता को विवश नहीं किया जाएगा कि उससे अगली पार्टी ने क्या बताया है। यानी कुल मिलाकर के जिन तथ्यों पे अधिवक्ता को विवश किया जा सकता है 126 में साक्ष्य देने के लिए, वो विवश कब किया जाता है? जब क्लाइंट अपना विशेषाधिकार छोड़ दे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तब भी विशेषाधिकार छोड़ देने पे भी क्लाइंट के अधिवक्ता ना तो खुद गवाही दे सकता है, ना उसे गवाह बनने के लिए विवश किया जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन कहते हैं। यानी एक्सप्लेनेशन एक तरह से क्लाइंट के विशेषाधिकार छोड़ देने पे अधिवक्ता को साक्ष्य देने की जो स्वतंत्रता हो जाती है, उस स्वतंत्रता पे ये एक्सप्लेनेशन रोक लगा देती है। चलिए, ये हो गया धारा 23। उसके बाद चलते हैं धारा 24। धारा 24, 25, 26 इन तीनों का नेचर दांडिक है। ध्यान रखिएगा, क्या है? दांडिक है। तो धारा 24, 25, 26 तीनों का नेचर क्या है? दांडिक नेचर है। 24 में कहा गया है कि यदि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के माध्यम से अभियुक्त को संस्वीकृति करने के लिए विवश किया है, और इस शर्त पे न्यायालय ऐसा अनुमान लगा सकता है कि इस शर्त पे विवश किया गया है कि उसे कोई ऐहिक लाभ दिया जाएगा या किसी ऐहिक बुराई से बचा लिया जाएगा। ऐहिक का मतलब होता है टेम्पोरल नेचर का बेनिफिट, यानी भौतिक लाभ, सांसारिक लाभ, ठीक है, आध्यात्मिक लाभ नहीं, यानी पारलौकिक लाभ की बात नहीं। यहीं पे जो लाभ मिलने वाला है, उस ऐसे किसी लाभ को, ऐसे किसी बेनिफिट को उसको देने का वादा किया गया, वचन किया गया, उसको उत्प्रेरित किया गया, धमकी दिया गया, विवश किया गया, किसके द्वारा? प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा, कि वो किसी अपराध में कन्फेशन कर ले। और अगर उसने ऐसी शर्त पे कन्फेशन किया है तो वो विसंगत है दांडिक मामलों में। साफ साफ क्या लिखा है यहाँ 24 में? विसंगत शब्द लिखा है कि वो दांडिक मामलों में विसंगत है। कब? जब प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा उत्प्रेरणा, धमकी या वचन में से किसी भी एक तरीके से उससे संस्वीकृति कराई हो और न्यायालय ये विश्वास कर रहा हो कि ये संस्वीकृति किसी ऐहिक लाभ के लिए या ऐहिक बुराई से बचने के लिए की गई है, तो धारा 24 में वो विसंगत है। लेकिन किन मामलों में? दांडिक मामलों में। ध्यान रखिएगा, सिविल मामलों के लिए नहीं, दांडिक मामलों में विसंगत है, सिविल मामलों में रिलेवेंट हो सकता है। तो धारा 24 में विसंगतता बताई गई है। हाँ, धारा 24 का अपवाद धारा 28 है कि अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन उस अभियुक्त के दिमाग से हट गया हो, उस पर प्रभाव ना हो, तो उसके द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत मानी जाती है। फिर धारा 25 में विसंगत बताया गया है कि जब कोई विसंगत शब्द यहाँ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 25 और 26 में विसंगत शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। साफ साफ लिखा है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस से की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। अभियुक्त के द्वारा की गई, पुलिस से की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। पुलिस से किए जाने का मतलब है, पुलिस से कोई अभियुक्त संस्वीकृति कब करता है? जब वही 161 का बयान सीआरपीसी में दर्ज होता है तो वही पुलिस से बयान किया जाता है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं। तो 161 का जो बयान पुलिस लेती है वो विसंगत है। कहाँ पे? धारा 25 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 161 का बयान कहाँ होता है? सीआरपीसी की धारा 161 का है धारा 161, और उसमें 161 का बयान रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डाउट है कि नहीं वो केवल रिटर्न होता है, ठीक है, या केवल ओरल होता है, तो आप एक बार सेक्शन 161 के उपधारा 3 और 1 को पढ़ लीजिएगा। धारा 26 में विसंगतता का आधार क्या है? कि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए, यानी जब कोई अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किससे संस्वीकृति करता है? पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए
पुलिस से भिन्न, क्योंकि पुलिस से करेगा तो 25 में विसंगत हो जाएगा, तो पुलिस से ना कर रहा हो, और मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में भी ना कर रहा हो, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में करेगा तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, यही 164 का बयान हो जाता है। 164 के बयान में वो मजिस्ट्रेट पुलिस की अभिरक्षा में तो होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से कर रहा है तो वो रिलेवेंट हो जाता है 164 में। तो पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति से किया हो तो वो विसंगत है, यानी वो भी साक्ष्य में साबित नहीं किया जाएगा। विसंगत सब नहीं लिखा है, साक्ष्य में साबित नहीं किया जाएगा धारा 26 में। तो एक तरह से विसंगतता का ही प्रभाव रख रहा है, विसंगत ना होते हुए भी वो विसंगत का ही प्रभाव रखता है, विसंगत ही माना जाता है। तो 26 में पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किससे किया गया हो, मजिस्ट्रेट से ना किया गया हो, मजिस्ट्रेट से किया जाएगा तो रिलीवेंट है 26 में ही, पुलिस से किया जाएगा तो 25 में विसंगत हो जाएगा। तो किससे ना किया गया हो, डॉक्टर से किया गया हो, रिक्शे वाले से किया गया हो, ऑटो वाले से किया गया हो, गांव के किसी व्यक्ति से किया गया हो, ठीक है, किसी जेल के प्राधिकारी से किया गया हो, डॉक्टर से किया गया हो, रेस्टोरेंट में किसी दुकान से किया हो, सब्जी वाले से किया गया हो, रिक्शे वाले से किया गया हो, किसी से भी किया गया हो तो वो विसंगत है अगर वो पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए किया गया है तो। क्यों? क्योंकि रीजन वही है कि पुलिस से किए जाने पे भी 3rd डिग्री का प्रयोग किए जाने का भय होता है कि पुलिस 3rd डिग्री का प्रयोग करेगी, क्योंकि ये नियम आज का नहीं, सदियों पुराना नियम है, पुलिस 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं, मारते पीटती है। तो अगर उसकी अभिरक्षा में होगा तो भी उसके डर का भय बना रहेगा और व्यक्ति गलत तरीके से तथ्यों को स्वीकार कर लेगा और जिससे उसके साथ अन्याय होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब सेक्शन 43 है, ठीक है। हाँ, एक बात और, अब खैर वो यहाँ पे रिलीवेंट नहीं है क्योंकि मैं विसंगत तथ्यों की सूची बता रहा हूँ। धारा 24, 25, 26 में जो विसंगतता का आधार बताया गया है, ये धारा 27 इसका अपवाद है, सबका अपवाद है। धारा 27 कि अगर कोई तथ्य बरामद हो जाता है और उसके कथन के उतने भाग की सत्यता को प्रमाणित कर देता है जितना वो तथ्य बरामद हुआ है, तो ये सब अपवाद धारा 24, 25, 26 में हो जाते हैं और वो रिलीवेंट हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। यानी अभियुक्त के बयान के आधार पर अगर कोई वस्तु बरामद हो गई और वो बरामद वस्तु उसके कथन के कुछ भाग को या संपूर्ण भाग को अगर उसकी सत्यता को प्रमाणित कर देती है तो फिर वो रिलेवेंट होता है, ठीक है, चाहे धारा 24 हो, 25 हो या 26 हो। किस केस में कहा गया कि धारा 24, 25, 26 धारा 27 का अपवाद है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के केस में धारा 24, 25, 26 को धारा 27 का अपवाद घोषित किया गया। कौन सा केस है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1960 का। उसके बाद है धारा 43 में विसंगतता का आधार। धारा 43 में क्या विसंगतता का, यहाँ साफ साफ विसंगत शब्द लिखा है कि जब, देखिए, सामान्य नियम है कि न्यायालय का जो निर्णय होता है उसे साक्ष्य में नहीं पेश किया जाता, वो विसंगत होता है। यानी कोर्ट का जजमेंट साक्ष्य में पेश किए जाने पर रोक है, उसे विसंगत घोषित किया गया है। सेक्शन 43 में कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को छोड़ करके, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट की रेलिवेंसी सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक में बताई गई है। तो यहाँ लिखा है धारा 43 में कि धारा 40, 41, 42 से भिन्न दशा में कोई भी निर्णय, दंडादेश या आदेश, यानी न्यायालय का कोई भी निर्णय, दंडादेश या आदेश विसंगत होगा, साक्ष्य में विसंगत होगा, सिवाय जब ऐसा निर्णय, दंडादेश या आदेश स्वयं विवादक तथ्य हो या इस अधिनियम में किसी अन्य रूप में सुसंगत हो। यानी सिविल मामलों, कोर्ट के जजमेंट को चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये धारा 43 दोनों नेचर का है, सिविल नेचर का भी है, क्रिमिनल नेचर का भी है। इसमें विसंगतता बताया गया कि कोर्ट का जजमेंट साक्ष्य में नहीं पेश किया जाता है जब तक वो अपवादिक दशाओं में न आए। अपवादिक दशाएं क्या है? धारा 40 भी एक अपवाद है, रेस जुडिकाटा के रूप में। धारा 41 4 विषयों पर रिलेवेंसी बताती है, 42 लोक विषय पे बताती है, लोक अस्तित्व पे, और धारा 43 में खुद 2 अपवाद हैं, जब वो जजमेंट फैक्ट इन इशू हो या इस अधिनियम में न्यायालय का निर्णय किसी अन्य रूप में सुसंगत हो, जैसे हेतु वगैरह के रूप में, आचरण के रूप में रिलेवेंट हो रहा हो। तो धारा 43 कोर्ट के जजमेंट को विसंगत घोषित करती है, धारा 43। फिर है धारा 52। धारा 52 में सिविल मामलों में पूरी तरह से नेचर कैसा है? सिविल नेचर है 52 का, कि सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के आचरण को साबित करने के लिए उसके सील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिविल मामलों में किसी व्यक्ति का आचरण नहीं साबित किया जाता है, बल्कि जो विवाद है वो साबित किया जाता है। तो सिविल मामलों में, ठीक है, सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत है।
कहाँ लिखा हुआ? धारा 52 में। यानी किसी व्यक्ति के सिविल मामले में सील का साक्ष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि वहाँ मामला साबित करना है, सील का साक्ष्य साबित करने से मामला साबित नहीं होगा और ये बड़ी दूर की बात होती है। लेकिन इसमें अपवाद भी है कि यदि कोई तथ्य साक्ष्य में दिया गया और उस तथ्य से मामला तो साबित हो ही रहा, साथ साथ उसका सील भी रिलेवेंट हो जा रहा है, तो फिर रिलेवेंट मान लिया जाएगा, सुसंगत मान लिया जाएगा। लेकिन केवल सील साबित करने के लिए सिविल मामलों में किसी व्यक्ति का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। धारा 52 यहाँ साफ साफ लिखा है विसंगत होगा। उसके बाद धारा 53 का में विसंगत बताया गया है कि सिविल मामलों, धारा 53 का दांडिक मामलों से जुड़ी हुई धारा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, यह धारा जो है 2013 से जोड़ी गई है, ध्यान रखिएगा 2013 से जोड़ी गई है, जो 3 फरवरी 2013 से लागू है। धारा 53 का में लिखा हुआ है कि जो रेप की धाराएं, अगर रेप की धाराओं का महिला पे आरोप लगा हुआ है तो महिला की सहमति से वो रेप किया गया या नहीं किया गया, उसकी सहमति पे या सहमति के गुणागुण विषय पर प्रभाव डालने के लिए पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यानी सहमति को प्रभावित करने के लिए महिला के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव जो कुछ हुआ है, यानी उस महिला और उस पुरुष के साथ जिस पे रेप का आरोप लगाया गया, अगर पहले से भी कोई सेक्सुअल संबंध रहे हैं, शारीरिक संबंध पहले से भी अगर रहे हैं, तो ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि महिला के साथ इस बार भी जो संबंध बनाया गया वो उसकी सहमति से बनाया गया, उसने केवल परेशान करने के लिए आरोप रेप का लगा दिया है, क्योंकि इसके साथ मैं पहले से भी 2 साल 4 साल से संबंध में रह रहा हूं, अतः हमेशा सहमति से ही संबंध बनाया जाता है, क्योंकि अगर सहमति नहीं होती तो महिला इसके पहले भी FIR दर्ज कराई होती। तो पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सहमति को प्रभावित करने के लिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन दंड की मात्रा, कन्विक्शन हो जाने पे, दंड की मात्रा पे जब सुना जाएगा अभियुक्त को, तो वहाँ पूर्व लैंगिक के अनुभव का साक्ष्य देने पे रोक नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर है सेक्शन 54। सेक्शन 54 ये भी दांडिक नेचर की है। ये धारा कहती है कि बुरे सील का साक्ष्य, आपराधिक मामलों में अभियुक्त के बुरे सील का साक्ष्य विसंगत होता है। अगर आपराधिक मामला साबित किया जा रहा है, उस पर हत्या का, रेप का, चोरी का, डकैती का, अपहरण का, व्यपहरण का, द्विविवाह का, मानहानि का, देश के विरुद्ध अपराध का, राजद्रोह का, बलवा का, दंगा का, ठीक है, किसी भी प्रकार के अपराध का अगर आरोप लगा हुआ है तो उसके बुरे सील का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जब तक उस अपवादिक दशाओं में ना आता हो, क्योंकि खुद धारा 54 में 3 अपवाद लिखे हैं कि बुरे सील का साक्ष्य कब दिया जा सकता है। अगर उन 3 अपवादों में नहीं आता है तो बुरे सील का साक्ष्य नहीं दे सकते। अपवाद क्या है? अच्छा सील का साक्ष्य जब अभियुक्त की तरफ से दिया जा रहा हो तब उसके खंडन में बुरे सील का साक्ष्य रिलेवेंट होता है। दूसरा, जब बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य हो तब बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा, एक्सप्लेनेशन 2 54 का, जब बुरा सील उसका पूर्व दोष सिद्धि के रूप में हो तो वहाँ पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 146 और 155 2 धाराएं, खैर ये विसंगता से जुड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछने पे रोक है। किस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता? ऐसे तो प्रश्न पूछने पे रोक और भी धाराएं हैं, ठीक है 152 भी है, 153 भी है, लेकिन मैंने केवल यहाँ 2 धाराओं को चुना क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 146 के लास्ट क्लाज में, क्लाज नंबर 3 का एक प्रोवाइजो है, यानी धारा 146 में एक प्रोवाइजो था लास्ट में, उस प्रोवाइजो को 2002 से ख़त्म कर दिया गया है। प्रोवाइजो में क्या था पहले कि महिला के साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में, यानी जब उस पर कोई रेप वगैरह का आरोप लगाया जाए तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछने की छूट थी, और ऐसी स्थिति में अधिवक्तागण उसके अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न पूछ करके उसको शर्मसार कर देते थे, उसको लज्जित कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को पूछने पर रोक लगा दिया गया, और अब उसी में संशोधन करके धाराएं 2013 और 18 से और ऐड कर दी गई है कि जितनी धाराएं रेप की बढ़ाई गई उन धाराओं में भी अब महिला के अनैतिक चरित्र के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अब अनैतिक चरित्र की जगह लिख दिया पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। 155 में भी, ठीक है, 155 विश्वसनीयता पर अधिक्षेप है, प्रश्न पूछ के विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लाया जाता है, ठीक है। उसके तो 155 की उपधारा 4 में अनैतिक चरित्र के बारे में भी प्रश्न पूछने की छूट थी उसकी विश्वसनीयता को अधिक्षेपित करने के लिए, तो 155(4) को रिपील कर दिया गया 2002 से।
तो 155(2) को रिपेयर कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे साक्षी की सुरक्षा में ये भी धाराएं आती हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। खैर ये तो गवाह पार्टी है, साक्षी से भी कुछ ऐसे प्रश्न जैसे आर्टिकल 25 प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जा सकते। तो उस पर साक्षी को क्या क्या सुरक्षा कवच मिला हुआ है साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है, क्या उसके लिए सुरक्षा कवच बचाव क्या क्या है साक्षियों को, उस पर मैं एक अलग वीडियो फिर से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।